बिलाशुबा परवेज़ मुशर्रफ इस दुनिया से जा चुके और हम सब ने भी एक दिन चले जाना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पर अपने ख्वाजा आसिफ साहब, जो बाज़ जाने वालों की याद हर वक्त ताज़ा किए रखते हैं और उन्हें हमें किसी सूरत भी भूलने नहीं देते। एक मरतबा एक मज़ाहिया स्किट बना हुआ है परवेज़ मुशर्रफ साहब के मुतालिक कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे सहाफ़ियों ने पूछा कि जनाब आपसे पहले लोड शेडिंग नहीं होती थी, तो अब लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उन्होंने जवाब दिया गाड़ियाँ बन रही हैं। तो साफ़ी ने इधर उधर देखा, उसने कहा शायद किसी और ने कोई सवाल पूछ लिया, उसका जवाब देने। उसने कहा सदर साहब मेरे भी सवाल का जवाब दे दें, मैं पूछ रहा था कि पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आपके दौर में, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, इसकी क्या वजह है? मुशर्रफ साहब बोले गाड़ियाँ बन रही हैं। साफ़ी को शक पड़ा कि शायद उसके कान ख़राब हो गए हैं या फिर दिमाग ख़राब हो गया। उसने कहा सदर साहब मैं उसने परवेज़ मुशर्रफ ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा जी जी मुझे पता है आप। उन्होंने कहा जी मैंने सवाल पूछा है कि पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस मसले का आपके पास क्या हल है? आपसे पहले तो ये काम नहीं हुआ करता था, अब क्यों शुरू हो गया है? तो मुशर्रफ साहब आगे से कहते हैं गाड़ियाँ बन रही हैं। उसने कहा जनाब क्या मतलब है गाड़ियाँ बन रही हैं? मैं बिजली का पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं गाड़ियाँ बन रही। कहते पहले गाड़ियाँ भी तो नहीं ना बनती थी, अब पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनने लग गई हैं, मतलब गाड़ियों के कारखाने लग रहे हैं, तो वो सारी बिजली खा जाते हैं, इस वजह से बिजली पाकिस्तान में बिजली नहीं आ रही। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो दरिंदगी और वहशत का मुजाहरा हुआ बलूचिस्तान में, उसके मुतालिक अजीबोगरीब किस्म के ख्यालात का इजहार किया। उनकी ज़ुबान से सुनिए, वो फरमाते हैं कि जिन लोगों ने रियासत के ख़िलाफ़ बंदूक उठाई हुई है वो पहले इस इन निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं जो आपके पास राइज है। सारा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होगा। इस जुल्म के निज़ाम के ज़िम्मेदार आपके भाई बंद हैं, दूसरे सूबों से आए मुसाफिर और रोज़ी रोटी कमाने वाले मज़दूर नहीं, जिन निहत्तों को आप गोलियाँ मारते हैं। आपकी जद्दोजहद की बुनियाद मुनाफ़क़त है, आपकी शनाख्त वतन दुश्मनी है। इन दोनों बच्चों ने पसंद की शादी की, 1.5 साल छुप कर रहते रहे, फिर इन्हें ढूंढ लिया गया, जिरगे ने वापसी का झांसा दिया, वो लौट आए, फिर जिरगे ने उनकी मौत का फ़ैसला सुना दिया। पहले लड़के को गोली मारी, फिर लड़की को भी गोलियों से भून दिया। कुरान पाक हाथ में थामे खातून की बेबसी बता रही है कि उसको मारने वाले ये सारे मर्द कितने गैरतमंद हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, ज़ाहिर है ये वहशत और दरिंदगी का एक अमल था जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। इसका बलूचों की इंसर्जेंसी से क्या ताल्लुक़ है? ज़रा आप जैसे दानिश्वरी हमें समझा सकते हैं। परवेज़ मुशर्रफ तो अब इस दुनिया में रह रही नहीं जो हम जाके उनसे पूछ लें, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। बहरहाल आप अब ज़िंदा हैं, आप बराए मेहरबानी अगर उनके इरशादात की तशरीह नहीं कर सकते तो कम से कम अपने इरशाद की इस अजीम फरमूदे की तशरीह तो कर दें कि बलूचों की इंसर्जेंसी का और पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल देखकर बसों से उतार कर कत्ल करने के वाक़े का इस औरत को कत्ल करने के वाक़े से क्या ताल्लुक़ है? वो ग्रुप हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो इस बुनियाद पर कायम हुए थे कि वो कहते थे कि वफाक ने और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे रिसोर्सेज पर कब्ज़ा कर लिया है और हमें हमारे रिसोर्सेज पर हक़ नहीं दिया जा रहा, इसलिए उन्होंने इंसर्जेंसी शुरू की थी। वो कहते थे कि हम फिर आपसे अलहदा हो जाते हैं ताकि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उन पर हमारा अपना कंट्रोल हो, आप उनको ना खाएं। और वो उसकी मिसाल देते थे कि सुई में से गैस निकल रही है 70 साल से और सुई में आज तक गैस नहीं है, और इस तरह की बेशुमार उनके मसाइल हैं कि आप रेकोडेक्स से कॉपर सोना निकाल रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। गवादर में जनरल आसिम सलीम बाजवा ने 99 कंपनियां खड़ी कर लीं कमांडर सदरन कमांड बनने के बाद, और इसी तरह पूरे बलूचिस्तान में न जाने कौन कौन जर्नैल DHA कोयटा की इसका स्कैंडल हमारे सामने है। पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ कितना कितना लूट रहा है। वो पिछले दिनों ही हमें एक सहाफ़ी बता रहे थे कि गवादर के साहिल पर बेहद खूबसूरत सोसाइटी बनाई गई है जिसमें 90% जो प्लॉट हैं वो रिटायर्ड जर्नैलों के और हाजिर सर्विस जर्नैलों के हैं। तो ये वो मसाइल हैं, और गवादर के लोगों के पास पीने का पानी तो नहीं था हमेशा से, अब कोयटा तक के लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। और जब वो अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, जैसे कि मौलवी हिदायतुर रहमान वगैरह का किस्सा हमारे सामने है, तो उनके साथ जो सलूक होता है वो भी हमारे सामने है। फिर आप जब वो लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनके बेटों को, भाइयों को, शौहरों को, बापों को लापता कर देते हैं, जिसके नतीजे में बलोचों की ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। और अब आपने उनको भी टारगेट कर लिया है। पहले आपने मर्दों को नहीं बख्शा बलोचों के,
और अब आपने, अब चूँकि मर्द उनके ख़ानदानों में बचे नहीं, कई दफ़ा हम देखते हैं कि वो जब उनके जनाज़ों का वक्त आता है तो पूरे ख़ानदान में मर्द नहीं बचा हुआ और वो औरतों ने तदफीन की। खैर, तो अब आप देख रहे हैं कि अब आपने डॉक्टर मारंग बलोच और दीगर बलोच ख़वातीन तक को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया। ये वो अलमिया है जिसके नतीजे में लोग वफाक से बदजन होकर बंदूक उठा रहे हैं। और ज़ाहिर है जब आप रियासत और सूबे के माबैन लड़ाई होगी तो हमारा दुश्मन हिंदुस्तान फ़ौरी तौर पर ऐसी सीक्वेंस ऐसे मसले से फ़ायदा उठाने के लिए आ जाता है। वो ऐसे नाराज़ लोगों को पैसे देता है, फैसिलिटेट करता है और उन्हें कहता है कि तुम रियासत के ख़िलाफ़ लड़ो, जैसे कि उसने 71 में किया था कि जो वफाक से नाराज़ बंगाली थे उसको उसने असला बांट कर और मुक्ति बानी बनाकर और उधर मगरबी बंगाल में जो उनके पास है बंगाल का जो हिस्सा, उसके अंदर उन्होंने एग्ज़ाइल में एक गवर्नमेंट बनाकर, एक पपेट गवर्नमेंट बनाकर वहाँ से कहना शुरू कर दिया कि सारे जो असल नुमाइंदे हैं वो तो एग्ज़ाइल में हैं, हिंदुस्तान में हैं, और वो जी उन अपने बंगाल में पाकिस्तान का जुल्म सहने वाले भाइयों की मदद करने के लिए हमने मुक्ति बानी बनाई है। यूँ दुनिया को भी उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड करके पेश करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। आज भी वो यही कर रहे हैं पूरी दुनिया में। वो हम जब फ्री कश्मीर की बात करते हैं तो वो जवाबन फ्री बलूचिस्तान की बात कर देते हैं, हालांकि बलूचिस्तान तो हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा था, वो कभी डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं था। वो ख़ुद अपनी आज़ाद राय से पाकिस्तान के हक़ में वोट देकर 3 जून 1947 के फ़ैसले के मुताबिक जो उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लेकर बाकायदा पाकिस्तान के साथ शामिल हुए अपनी मर्ज़ी से, उन पर किसी ने जबर नहीं किया था। कश्मीरियों को तो आपने आज तक इस्तिस्वाब राय का हक़ नहीं दिया, कश्मीर और बलूचिस्तान में कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन चूँकि वफाक और नाराज़ बलूचों में लड़ाई है, उस लड़ाई का फ़ायदा उठाता है हिंदुस्तान और वो और ऐसे टेररिस्ट को जो बंदूक उठा लेते हैं स्पॉन्सर करता है। आपको चाहिए कि आप जो लोग टेररिस्ट हो चुके हैं पहले तो उनको भी वापस लाने की कोशिश करें और बिलखुसूस नए टेररिस्ट पैदा ना करें। नए टेररिस्ट इस तरह पैदा होते हैं जब आप मज़ीद मारंग बलोचों को मज़ीद नाराज़ करते चले जाते हैं, मज़ीद ख़ानदानों के बच्चों को लापता करते जाते हैं, तो उस ख़ानदान के मज़ीद लोग आपके ख़िलाफ़ होते चले जाते हैं और यूँ इंसर्जेंट जो ग्रुप्स हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा होता चला जाता है। यानी कि आप अगर डायलॉग कर लें, सियासी तौर पर इस मसले को हल कर लें, लोगों के साथ बैठकर उनके प्यारों को आज़ाद कर दें और उन पर आज़ादी तहरीर व तकरीर ना लगाएं और जो वो अपने रिसोर्सेज में हिस्सा मांग रहे हैं वो उनको दे दें, तो बस ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। इतनी सी बात है। लेकिन आप ये नहीं करना चाहते क्योंकि इससे आपकी अना को तस्कीन नहीं मिलेगी, आपकी अना ज़ख्मी होगी और दूसरा जो आपने रिसोर्सेज पर कब्ज़ा किया हुआ है वो कब्ज़ा आपको छोड़ना पड़ेगा। इन मसाइल की वजह से आप उनको दबाते हैं, जिसके नतीजे में वो आपसे तो लड़ नहीं सकते क्योंकि आपके पास बंदूक है। वो फिर गुस्सा उन निहत्ते पंजाबी मज़दूरों पर निकाल लेते हैं जो बलूचिस्तान गए होते हैं। तो वो पंजाबी मज़दूर सैंडविच हो रहे हैं आपकी ताकत के और बलोच इंसर्जेंट्स की ताकत के दरमियान। ये एक बिल्कुल अलग मसला है जिसका कतन ताल्लुक़ नहीं है इस ऑनर किलिंग के वाक़े से, जिसमें कुछ वहशी कुछ दरिंदों ने अपना हुक्म ना मानने की और की पादाश में 2 बच्चों को गोलियां मार दी, एक मर्द और एक औरत को गोली मार दी, सिर्फ इस गुनाह की पादाश में कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते थे। ये वहशत और दरिंदगी हमारे समाज में है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है। पूरे दुनिया के जो भी गैर तरक्की याफ्ता अनपढ़ माशरे होते हैं जिनकी हुकूमतें बेहस होती हैं, अपने अवाम की तालीम पर तवज्जो नहीं देती, उनको पत्थर के ज़माने में रखती हैं, वहाँ पर इस तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं। इसकी भी ज़िम्मेदार रियासत है कि उसने इन लोगों को पढ़ाया नहीं, जिसकी वजह से ये जाहिलाना काम करते हैं। और रियासत की रिट भी नहीं है कि इस तरह का काम हो गया, लोग वीडियोज़ बनाते रहे, ये जिरगा हुआ, इसकी किसी जगह हेयरिंग हुई, उन्होंने फ़ैसला सुनाया और फिर उन्होंने इस औरत और मर्द को ले जाकर गोलियां मारी। इस सारे अमल में ज़ाहिर है कोई 2 दिन 4 दिन 1 हफ़्ता आधा दिन लगा होगा। इस सारे वाक़े के दौरान रियासत सोई रही, उसने अपना कोई किरदार अदा नहीं किया। तो बजाय इसके कि आप अपनी गलतियों को दुरुस्त करें, आप उल्टी बातें कर रहे हैं। ख्वाजा साहब आपको सलाम है।